हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट SAPM, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ये सब्जेक्ट है जो इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 30th लेक्चर वीडियो है। 29 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एंड इस समय जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज अबाउट रिस्क। रिस्क का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एंड आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा रिस्क का, इसमें हम पढ़ चुके हैं कि रिस्क क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ हमने समझा है रिस्क कितने टाइप का होता है, जिसे कंपोनेंट ऑफ रिस्क भी कहते हैं, तो वो भी हमने देखा। तो मैंने आपको बताया था कि रिस्क दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क को फर्दर हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मार्केट रिस्क, एक है इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड एक है परचेजिंग पावर रिस्क। ठीक है, तो ये तीन टाइप के रिस्क होते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है बिजनेस रिस्क और एक है फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, तो यहां तक हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमने सिस्टमैटिक रिस्क के जो तीन टाइप होते हैं ये सब डिटेल में समझा था। अनसिस्टमैटिक रिस्क भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क कितने टाइप का होता है ये हमारा रह गया था, ये हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पिछला लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया था, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि अनसिस्टमैटिक रिस्क कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क के बारे में। एंड उसके बाद हमें रिस्क मेजरमेंट पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, CRL, कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन, अल्फा बीटा, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क इज द वेरिएशन इन रिटर्न। रिटर्न में जो वेरिएशन आता है, देखिए इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें रिटर्न मिले। तो ये रिटर्न में जो वेरिएशन आता है ना, दैट इज कॉल्ड रिस्क, इसी को रिस्क कहते हैं। अगर कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, हमारा रिटर्न कांस्टेंट बना हुआ है, इसका मतलब कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, बट इफ देयर इज अ वेरिएशन इन रिटर्न देन वी से देयर इज अ रिस्क, यहाँ पे रिस्क है। अब रिस्क दो टाइप का होता है, सिस्टमैटिक रिस्क यानी हर कंपनीज के लिए वो रिस्क समान है, सेम है, वो रिस्क जो पूरे मार्केट के लिए है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क। लेकिन वो रिस्क जो कंपनी स्पेसिफिक है, दैट रिस्क विच इज पिकुलियर टू अ पर्टिकुलर कंपनी, वो रिस्क जो स्पेसिफिक है किसी कंपनी के लिए, पिकुलियर है, यूनिक है किसी कंपनी के लिए, उसे कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक, सिस्टमैटिक रिस्क मैंने तीनों बता दिया था, आज हमें ये पढ़ना है। ठीक, अभी तक तो मैं रिवीजन करा रही थी, फिर से आपको बता रही थी रिस्क क्या होता है, सिस्टमैटिक क्या है, अनसिस्टमैटिक क्या है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि अनसिस्टमैटिक रिस्क जो दो टाइप के हैं, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, ये बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अनसिस्टमैटिक रिस्क तो बता दिया ना, वो रिस्क जो किसी कंपनी स्पेसिफिक हो। अनसिस्टमैटिक मतलब जो पूरे मार्केट का रिस्क नहीं हो, विच इज स्पेसिफिक, विच इज यूनिक, विच इज पिकुलियर टू अ पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो रिस्क है ना, उसको कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क जनरली क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मैनेजरियल इनएफिशिएंसी, शायद उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, या शायद टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, या रॉ मटेरियल मिल नहीं पा रहे हैं, या कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गई है, या लेबर की कोई प्रॉब्लम है। तो इन सब के कारण जो रिस्क अराइज करता है, जो कंपनी स्पेसिफिक हो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो, उसको कहते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक, इसमें अब पहला आता है बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क का वो पार्ट है विच अराइजेस बिकॉज ऑफ द बिजनेस, बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस जिस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है, आपका जो बिजनेस है, आपकी जो कंपनी है, वो जिस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है, ठीक है, उसके ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के कारण जो रिस्क है ना, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। ठीक, जैसा नाम है वैसे ही काम है। बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस रिस्क वो अनसिस्टमैटिक रिस्क है जो क्यों अराइज करता है? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। वो जो बिजनेस है जिस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है, उसके कारण जो रिस्क अराइज करता है, इसको कहते हैं बिजनेस रिस्क। ठीक है, अब ये जो बिजनेस रिस्क होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल बिजनेस रिस्क और एक होता है एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क। समझ में आया?
ये जो बिजनेस रिस्क है ये दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल बिजनेस रिस्क और एक होता है एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क। और ये बिजनेस रिस्क क्यों अराइज करता है? ये बिजनेस रिस्क अराइज करता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द फर्म। शायद आपने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया या किसी पर्सन ने किसी कंपनी में, एक पर्सन थे मिस्टर ए, इन्होंने एक्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और ये जो एक्स कंपनी है ये एबल नहीं है अच्छे से अपने मैनेजमेंट को ऑपरेट, मतलब ये इसका जो मैनेजमेंट है ये कंपनी को चलाने में सक्षम नहीं है, या जो कंपटीशन है मार्केट में उसमें ये कंपनी स्टैंड नहीं कर पा रही है, अपनी जो अर्निंग है उसको ग्रो नहीं कर पा रही है। तो ये किस टाइप का रिस्क है? ये इसी कंपनी से स्पेसिफिक रिस्क है ना, तो ये क्या है? अनसिस्टमैटिक रिस्क। और अनसिस्टमैटिक में ये किस टाइप का रिस्क है? ये बिजनेस रिस्क है। क्योंकि ये रिस्क क्यों अराइज कर रहा है? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जिस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है उसके कारण ये रिस्क अराइज कर रहा है। तो दिस इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस के कारण जो रिस्क हो, जिस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है उसके कारण जो रिस्क हो, बिजनेस रिस्क होता है। और ये दो टाइप का है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल पहले समझते हैं। देखिए इंटरनल बिजनेस रिस्क क्या है? देखिए ये आपका बिजनेस है, इंटरनल बिजनेस रिस्क यानी बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स के कारण। इंटरनल बिजनेस रिस्क मतलब बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स के कारण जो रिस्क अराइज करे ना, दैट इज कॉल्ड इंटरनल बिजनेस रिस्क। देखिए लिखा है इंटरनल बिजनेस रिस्क इज रिलेटेड विद द ऑपरेशनल इफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ये जो बिजनेस है उसकी ऑपरेशनल इफिशिएंसी के कारण जो रिस्क आए, यानी वो फैक्टर जो बिजनेस के अंदर के फैक्टर्स हैं उनके कारण जो रिस्क आए उसे कहते हैं इंटरनल बिजनेस रिस्क। जैसे क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे सबसे पहला है फ्लक्चुएशन इन द सेल्स। सेल्स में अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है, देखिए हर कंपनी के लिए जरूरी है कि वो अपने सेल्स लेवल को क्या रखे? मेंटेन रखे। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए सेल में। कभी तो सेल बहुत हाई है और कभी एकदम लो है। ठीक है, तो इसके लिए कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि कंपनी के जो कस्टमर बेस हैं, कंपनी उनको मेंटेन करके रखे। ऐसा ना हो कि कस्टमर आज तो खरीदा बट कस्टमर रिटर्न हो के उस कंपनी के पास नहीं आ रहे हैं, दोबारा रीपर्चेजिंग नहीं कर रहे हैं। तो कस्टमर मेंटेन रखने चाहिए। अगर कंपनी कस्टमर को मेंटेन नहीं रखती है तो क्या होगा? देयर विल बी फ्लक्चुएशन इन द सेल्स। सेल्स में क्या होगा? फ्लक्चुएशन होगा और जिससे क्या होगा? लॉस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम का लॉस होगा। तो इसीलिए कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि कंपनी का क्या हो? वाइड कस्टमर बेस हो। कंपनी का कस्टमर बेस बहुत वाइड हो, बहुत सारे उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो कंपनी के, बहुत तरीके से उसका सामान बिक रहा हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, होलसेलर के थ्रू, कई तरीके से सामान बिक रहा हो। अगर ऐसा हो रहा होगा तो फ्लक्चुएशन इन सेल्स नहीं होगी, तो इंटरनल बिजनेस रिस्क क्या होगा? कम होगा। तो ये पहला फैक्टर था इंटरनल बिजनेस रिस्क का कि क्या हो? फ्लक्चुएशन इन सेल्स। दूसरा कारण क्या हो सकता है इंटरनल बिजनेस रिस्क का? दिस इज रिलेटेड विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए आपने देखा है कि टाइम कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। फैशन, स्टाइल, प्रेफरेंस, कस्टमर की प्रेफरेंस, टेस्ट कितना तेजी से चेंज हो रहा है। तो इसीलिए कंपनी के लिए क्या जरूरी है? कंपनी के लिए जरूरी है कि कंपनी के पास जो बिजनेस है उसके पास अपना इन हाउस R&D डिपार्टमेंट होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होना चाहिए, जहां पे टाइम टू टाइम प्रोडक्ट में क्या हो? मॉडिफिकेशन किए जा रहे हो, नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हो। अगर कोई कंपनी के पास अपना खुद का R&D डिपार्टमेंट नहीं है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम नहीं करती है, तो वहां पे क्या होगा? इंटरनल बिजनेस रिस्क होगा ऐसी कंपनी में। क्यों? क्योंकि देखिए जो समय है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। जो कस्टमर का टेस्ट या प्रेफरेंस पहले थी आज वो नहीं है। इसीलिए बहुत सारी कंपनी, जिसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है मारुति। आपने देखा होगा मारुति में टाइम टू टाइम कंपनी जो गाड़ियां हैं उसके नए नए मॉडल कंपनी टाइम टू टाइम लॉन्च करती रहती है। तो और वो लॉन्च होती है, वो बहुत सक्सेसफुल भी है क्योंकि कस्टमर का टेस्ट भी चेंज होता जा रहा है। अब वो मारुति 800 या जो ऑल्टो का पुराना मॉडल था, अब कस्टमर उसे प्रेफर नहीं कर रहा। ठीक है, अब नए मॉडल को लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि कंपनी के पास प्रॉपर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो अगर नहीं है तो इट इज एन इंटरनल बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट है पर्सनल मैनेजमेंट। अगला जो रिस्क है इंटरनल बिजनेस रिस्क का फैक्टर क्या हो सकता है? पर्सनल मैनेजमेंट। तो पर्सनल मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी की प्रॉपर फंक्शनिंग। कोई भी कंपनी चाहती है कि अगर वो इफिशिएंटली काम करे तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कंपनी का जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो बढ़िया होना चाहिए। अगर सही नहीं है तो क्या होगा? उस कंपनी में आए दिन क्या होंगी? स्ट्राइक्स होंगी, लॉकआउट होगा, लेबर ढंग से काम नहीं करेंगे, और लेबर नहीं काम करेंगे तो क्या होगा? लेबर की प्रोडक्टिविटी
मतलब सफर करेगी, अल्टीमेटली कंपनी की सफर करेगी, प्रोडक्ट महंगे होंगे और अल्टीमेटली कंपनी मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाएगी। तो ये क्या है, ये बिजनेस इंटरनल बिजनेस रिस्क है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल मैनेजमेंट की वजह से ये रिस्क राइज करता है। ठीक है, अगला क्या फैक्टर हो सकता है, फिक्स कॉस्ट। तो मैं अपने चैनल पे कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ, वहां हमने कॉस्ट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो मैंने बताया था कॉस्ट मेन दो टाइप की, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो जो पूरे खर्चा है, जो पूरी कॉस्ट है, उसमें फिक्स कॉस्ट का जो पोर्शन है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चलिए अभी तो डिमांड ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों ठीक है, लेकिन जब रिसेशन आता है या कह लीजिए जब प्रोडक्ट की डिमांड लो होती है, तो उस समय तो कंपनी का सामान इतना बिक नहीं रहा है, तो उस समय फिक्स कॉस्ट को बियर करना बड़ा कंपनी के लिए भारी पड़ जाता है। तो इसलिए ना मतलब कह लीजिए टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का पोर्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये भी क्या है, किसी भी बिजनेस का इंटरनल बिजनेस रिस्क है। ठीक है, अगला जो इंटरनल बिजनेस रिस्क क्या हो सकता है किसी भी कंपनी का, वो क्या है, सिंगल प्रोडक्ट। वो क्या है, सिंगल प्रोडक्ट। तो इंटरनल बिजनेस रिस्क इज हायर, ये जो इंटरनल बिजनेस रिस्क की बात करें, ये हायर होता है उन कंपनीज में, वो कंपनीज जो सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं, वो कंपनीज जहां पे सिंगल प्रोडक्ट, पूरे बिजनेस में पूरी कंपनी में एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि इस प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा मार्केट में हाई रहेगी, कभी तो ऐसा होगा कि अब कस्टमर का टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हो गई है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, तब क्या होगा इस कंपनी का। तो इसीलिए जनरली सिंगल प्रोडक्ट जो कंपनीज होती हैं उन्हें क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कई प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए। इससे अगर इस प्रोडक्ट की डिमांड इस समय अगर कम भी हो गई तो दूसरा प्रोडक्ट उसे कंपनसेट कर लेगा, तीसरा प्रोडक्ट कंपनसेट कर लेगा। ठीक है, तो यही है सिंगल प्रोडक्ट। तो सिंगल प्रोडक्ट जो है इंटरनल बिजनेस रिस्क है, सिंगल प्रोडक्ट जो है दिस इज एन इंटरनल बिजनेस रिस्क, और ये हायर होता है उन कंपनीज में जो सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं इंटरनल बिजनेस रिस्क क्या क्या हो सकता है। ठीक, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क। तो एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क नाम से ही समझ में आ रहा है, बिजनेस के चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसके कारण बिजनेस पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके कारण बिजनेस का जो रिस्क है वो क्या होता है, एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क। क्योंकि कोई भी बिजनेस एक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा होता है, तो इस एनवायरनमेंट का बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो उसके कारण जो रिस्क होता है ना, दैट इज एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क, एंड इट इज बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, ये बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। देखिए मैंने लिखा है एक्सटर्नल रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन, यानी बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है उस कंडीशन के कारण बिजनेस पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है और जिस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क। उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क। एंड ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये भी तो बिजनेस पे प्रेशर बना रही होती है, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है इनका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे सोशल एंड रेगुलेटरी फैक्टर, कोई भी बिजनेस है इसके चारों तरफ जिस एनवायरनमेंट में ये ऑपरेट कर रही है उसके सोशल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स क्या हैं, कि बेसिकली गवर्नमेंट की मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी क्या है इस टाइप की कंपनी, इस टाइप की इंडस्ट्री को लेके, या पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है वो किस टाइप का है, या जो बिजनेस साइकिल है वो क्या चल रही है इस समय। तो इसके कारण जो बिजनेस पे जो बिजनेस का जो रिस्क होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क। एक्सटर्नल क्यों, क्योंकि इट इज आउटसाइड द बिजनेस, ये बिजनेस के बाहर का रिस्क है। जबकि पिछला क्या था, इंटरनल। देखिए सेल्स फ्लक्चुएट कर रहा है तो ये बिजनेस का इंटरनल मैटर है, R&D, पर्सनल मैनेजमेंट, फिक्स कॉस्ट, सिंगल प्रोडक्ट, ये सब बिजनेस के इंटरनल मैटर है। लेकिन सोशल या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम थोड़ा सा कह लीजिए अपनी पॉलिसीज में चेंज करती है, कभी कभार गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्री के लिए क्या होता है, प्राइस सेट कर देती है, मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है, या गवर्नमेंट कभी कभार कुछ इंडस्ट्री के लिए वॉल्यूम कंट्रोल के लिए वॉल्यूम सेट कर देती है, या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट कभी कभार कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कुछ इंडस्ट्रीज में। तो ये सब क्या है, सोशल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। तो ये क्या है, बेसिकली बिजनेस के बाहर के रिस्क हैं, एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क है जिनका बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगला क्या है, पॉलिटिकल रिस्क, यानी अगर गवर्नमेंट चेंज हुई तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होंगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी तो हर गवर्नमेंट एक जैसी नहीं होती, कुछ गवर्नमेंट जो है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, इस समय मेड इन इंडिया
का जो कॉन्सेप्ट है वो इस समय गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है और काफी समय से बहुत प्रमोट कर रही है। तो ये क्या है, इससे क्या है, फॉरेन कंपनीज जो है उनको, वो जो इंडिया में काम कर रही है उनको इतना कह लीजिए प्रमोट नहीं किया जा रहा है। बाहर के जो प्रोडक्ट है उन्हें इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा है। मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट है, स्वदेशी जो प्रोडक्ट है उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये क्या है, पॉलिटिकल रिस्क है। ये बिजनेस के बाहर गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से इस बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ा, तो ये पॉलिटिकल रिस्क है, एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क है। अगला क्या है, बिजनेस साइकिल, यानी इस समय रिसेशन है कि बूम पे है, या हमारी जो बिजनेस साइकिल है उसके कारण जो रिस्क है वो क्या है, एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क है। ठीक है, जब हमारी इकोनॉमी बूम पे होती है तो डिमांड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लोगों के पास पैसा होता है, लोग खर्चा करते हैं। ठीक है, डिमांड बढ़ती है। लेकिन जब रिसेशन का टाइम आता है तो क्या होता है, कह लीजिए पैसे जो होते हैं लॉक हो जाते हैं, इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है, तो इतना डिमांड भी नहीं होती है। तो कौन से फेज में है इकोनॉमी, तो इसका भी इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस पे। तो दिस इज एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क की। तो हमने देखा अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है, ये अनसिस्टमैटिक रिस्क दो टाइप का है, एक है बिजनेस रिस्क और दूसरा क्या है, फाइनेंशियल रिस्क। तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क की। तो फाइनेंशियल रिस्क नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण, ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के कारण जो रिस्क अराइज करे। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब पूंजी, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा। यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा कैपिटल है, पूरी पूंजी है, उसका ढांचा क्या है, मतलब उसमें कितना परसेंट इक्विटी है, कितना परसेंट डेब्ट है, इसके कारण जो रिस्क अराइज करे दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। ये बात समझ में आई। फाइनेंशियल रिस्क मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये रिस्क है। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना इक्विटी रखा है, कितना डेब्ट रखा है, इसके कारण जो रिस्क अराइज करे उसे कहा जाता है फाइनेंशियल रिस्क। देखिए इक्विटी, अगर हम शेयर, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन शेयर के फॉर्म में मार्केट से पैसा उठाए, ठीक है, शेयर्स के फॉर्म में मार्केट से पैसा उठाए या डिवेंचर के फॉर्म में मार्केट से फंड उठाए, दोनों के ही कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, दोनों के ही कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। ठीक है, तो इसीलिए एक प्रॉपर प्रपोर्शन में कंपनी अपनी कंडीशन देखते हुए एक प्रॉपर प्रपोर्शन में अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी मेंटेन करती है। तो उसके कारण जो रिस्क अराइज करता है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, जैसे एक बात कहें कि जो डेब्ट फाइनेंसिंग है, डेब्ट फाइनेंसिंग मतलब डिबेंचर के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में जो ऑर्गेनाइजेशन फंड रेज करती है मार्केट से, डेब्ट फाइनेंसिंग क्या है, ये लो कॉस्ट होता है। ठीक है, लो कॉस्ट होता है। और कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे करती है, उस पे कंपनी को क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, इसीलिए ये लो कॉस्ट है। ठीक, बट इक्विटी भी जरूरी है। इक्विटी जो है, इक्विटी के फॉर्म में फंड रेज करना भी जरूरी है। ठीक है, उसके अलग बेनिफिट हैं बट उसके कुछ नुकसान भी हैं, ऐसे ही डिवेंचर के भी कुछ बेनिफिट हैं, कुछ नुकसान है। तो इसीलिए कंपनी एक प्रॉपर अपना एक प्रॉपर प्रपोर्शन में प्रपोर्शन रखती है डेब्ट और इक्विटी का इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसके कारण जो रिस्क अराइज करता है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। एंड ये जो फाइनेंशियल रिस्क है इट इज अवॉइडेबल, इसको अवॉइड किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये मैनेजमेंट ही तो है, कंपनी ही तो है जो डिसाइड करती है कि कितना फंड मार्केट से रेस करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे, इक्विटी के फॉर्म में करेंगे कि डेब्ट के फॉर्म में करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये कंपनी तो डिसाइड करती है। तो इसीलिए फाइनेंशियल रिस्क इज अवॉइडेबल, इसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन बताया था बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जिसको नहीं अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था पूरा अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं रिस्क कैलकुलेशन। ठीक है, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2024 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और एक बात और है कि वीडियो अगर आप कुछ महीने, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है मार्च 2024 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। मेरे दोनों चैनल, मेरा पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से। तो दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक एक लाइक का, एक एक कमेंट का हम पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, मेरे चैनल की हेल्प से। और अगर नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मेरे चैनल से रिलेटेड अपडेट मैं डालती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है रिस्क मेजरमेंट। रिस्क
क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कम रिस्क है, ज्यादा रिस्क है, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि रिस्क को हम क्वांटिटेटिव टर्म में कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसकी मदद से हम रिस्क को क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो वही अब हमें पढ़ना है, लेकिन ये अपने आप में काफी लेंदी टॉपिक है, तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो टॉपिक है ये अब मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। आज हमने जो पढ़ा है उसको तब तक पढ़ के रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।